कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के गोंगजू जुयोंग से, जो कि आज अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त गोंगवू और बियोंग होते हैं, जो कि जुयोंग का सामान शिफ्ट करवाने में मदद कर रहे थे। तभी मजाक मजाक में वो जुयोंग के ऊपर सामान फेंकते हैं, जिससे वह सारा सामान रोड पर गिर जाता है। इसके बाद जुयोंग उन्हें उठाने लगता है। तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है जो कि उसी ने बनाई थी, लेकिन उसे याद नहीं होता कि यह उसने कब बनाई। और तभी उसे सामने से आती हुई एक लड़की दिखती है। जुयोंग को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। तभी उसे होश आता है कि वह तो रास्ते में बैठा हुआ है। जुयोंग तुरंत ही रास्ते से हटता है और वह लड़की बिना ध्यान दिए यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जुयोंग के पास उसके दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उठ जाओ, आज नए स्कूल के पहले दिन ही तू लेट हो गया है। जुयोंग हड़बड़ी में उठता है और कहने लगता है कि मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी उसे याद आता है कि अब तो वह अपने नए घर में अपने मॉम डैड से दूर शिफ्ट हो गया है। वो भागते हुए स्कूल जाने लगता है। उसकी बस छूटने वाली थी, लेकिन वो ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने के लिए कह देता है। मगर जब जुयोंग बस में चढ़ता है तो उसे याद आता है कि वह तो जल्दबाजी में पैसे लाना भूल ही गया। जुयोंग अपने दोस्त वू से उसका कार्ड लेता है, लेकिन उसके कार्ड में भी बैलेंस कम था। अब जू ड्राइवर से कहने लगता है कि अंकल, मैं आपको पक्का कल पैसे दे दूंगा, आज मुझे ऐसे ही जाने दो। लेकिन बस ड्राइवर नहीं मानते और कहते हैं कि रास्ते से हटो, दूसरों को भी अंदर आने दो। तभी जू देखता है कि वही कल वाली लड़की उसके पीछे खड़ी है। वह लड़की अब जू को देखती है और उसकी तरफ से भी पे कर देती है, जिससे जुयोंग अंदर आ जाता है। वो वू से कहने लगता है कि ओए, अपने पीछे देख, वो लड़की कितनी सुंदर है, उसने मेरी तरफ से भी पे कर दिया, शायद वह मुझे पसंद करती है। अब तभी बस एक झटके के साथ चलती है और जू गिरता हुआ डायरेक्ट उसी लड़की का कॉलर पकड़ लेता है। उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है तो तुरंत ही जू उस लड़की से माफी मांगता है। वो लड़की जुयोंग से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद इनके स्कूल में जब जुयोंग के टीचर इन्हें पढ़ा रहे थे तो तभी उसका दूसरा दोस्त बियोंग उसके पास मैसेज करके कहने लगता है कि यार, ये सर तो कितना पका रहे हैं, लंच में वू की क्लास में चलेंगे। जू भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वू की क्लास को देखते हैं, जिसमें वही लड़की भी पढ़ती है। वो अपनी क्लास में आराम से सो रहा था। तभी जुयोंग और बियोंग यहाँ पर आते हैं। बियोंग अपने मुंह से बदबूदार डकार छोड़कर वू की नींद खराब कर देता है। यहीं अब इनके पास इनका चौथा दोस्त मिन भी आ जाता है। अब इसके बाद बियोंग मिन के ऊपर भी बदबूदार हवा छोड़ता है। जुयोंग को ये सब करवाकर काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर बैठी हुई उसी लड़की पर। इस लड़की का नाम जारिम होता है। जुयोंग उसे देखकर शर्माकर तुरंत यहाँ से निकल लेता है। जारिम के साथ उसकी दो दोस्त मिंजी और आराम भी बैठी होती हैं। वहीं पर बाहर जू के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि जू उनसे कह रहा था कि उसे जारिम से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। जू कहता है कि शायद हमारी किस्मत में ही एक होना लिखा है, मैं उसे एक ही दिन में कितनी बार मिल लिया, और तो और उसने मेरी तरफ से बस में किराया भी दिया था। जू खुश होने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि दिन में सपने मत देख, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब स्कूल के बाद जुयोंग वू के साथ कहीं पर जा रहा था तो तभी इन्हें जारिम दिखती है, जो कि पास ही के अपार्टमेंट में रहती थी। जुयोंग ये देखकर कहने लगता है कि देखो, मैं सही था, हमारी जिंदगी में ही मिलना लिखा है, तभी तो वह मेरे घर के इतनी पास रहती है। लेकिन वो कहता है कि अब आशिक, इस लॉजिक से देखें तो मेरा घर जारिम के काफी ज्यादा करीब है और मैं उसकी क्लास में भी पढ़ता हूँ, यानी कि वो मेरी होगी। तभी जू कहता है कि चलो देखते हैं, अगर वह कल मुझे 8:30 बजे मिली तो समझ जाना हमारा मिलना किस्मत में लिखा है। और फिर अगली सुबह ठीक 8:30 बजे जारिम इन दोनों के सामने बस स्टॉप पर आ जाती है, जिससे जू दोबारा कहने लगता है कि हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। मगर वो कहता है कि तू यहाँ पर 20 मिनट से खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था, ये किस्मत नहीं है। इस पर जुयोंग कहता है कि चलो देखते हैं, अगर उसने स्नैक बार से मेरे जैसा स्नैक खरीदा तो हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। लेकिन जारिम कोई दूसरी ड्रिंक खरीद लेती है। इस पर जुयोंग दोबारा से कोई ना कोई वजह बनाकर यह कहने लगता है कि हमारी किस्मत में पक्का मिलना लिखा है। इस सब से अब वो को काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर बियोंग आ जाता है, जिसने वही ड्रिंक खरीद रखी थी, जो ड्रिंक जुयोंग के पास थी। इसके बाद जुयोंग स्कूल के बाहर खड़ा होकर यह कहने लगता है कि अगर जारिम स्कर्ट पहनकर बाहर आई तो समझ जाना हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ है। यह सब सुनकर वो कहता है कि फिर तो तू यह भी कह देगा कि अगर जारिम सांस लेती है तो तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा है। अब तभी जारिम अपनी दोस्तों के साथ बाहर आती है, जिसने स्कर्ट नहीं पहनी थी। इसके बाद बियोंग आता है, जिसने स्कर्ट की तरह अपनी जैकेट पहन रखी थी। वो कहता है कि तू इसे ही डेट कर ले, शायद तुम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ है। अब इसके बाद गेम सेंटर में जुयोंग ये सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में जारिम नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि अगर तू उसे पसंद ही करता है तो तुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन जू के पास जारिम से बात करने की कोई वजह नहीं थी। तभी वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें जारिम की बस फीस भी तो वापस करनी है ना, जो उसने उस दिन तुम्हारी तरफ से दी थी। ये बात याद आते ही जू तुरंत ही जारिम के पास जाने लगता है। तभी वो कहता है कि अबे आशिक, तुझे पता भी है जारिम का अपार्टमेंट नंबर क्या है। जू को यह बात नहीं पता थी, इसीलिए अब वो वू से कहता है कि तुम उसकी क्लास में हो, क्या तुम उससे दोस्ती करके मुझे उससे मिलवा सकते हो। वो ये सब करने से पहले मना करने लगता है और कहता है कि तुम्हें खुद ही पहले ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद अगले दिन बस स्टॉप पर जारिम जब खड़ी होती है तो जू कहता है कि आज नहीं, मैं अगले दिन से ट्राई करूंगा। फिर अगले दिन वो अपने घर से जारिम को
आता हुआ देखता है। जुयोंग जारिम के सामने जाने की कोशिश करता है, लेकिन जारिम पहले ही आगे निकल जाती है। अगले दिन दोबारा जू उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही जारिम पीछे मुड़ती है तो वह छुप जाता है, मगर तब भी जू का बैग साफ दिख रहा था। फिर अगले दिन दोबारा वो जारिम का पीछा करता है। जारिम समझ जाती है कि कोई रेड जैकेट में उसका पीछा कर रहा है। जारिम पीछे मुड़ती है तो जू दोबारा छुप जाता है, लेकिन उसके पैर साफ दिख रहे थे। अब इसके बाद स्कूल में वो डायरेक्ट जारिम के पास जाकर कहता है कि जारिम, किसी लड़के से दोस्ती करनी है क्या? मैं करवा दूंगा। लेकिन जारिम मना कर देती है। तभी उसकी दोस्त मिंजी कहती है कि मेरी किसी लड़के के साथ डेट अरेंज करवा दो, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ डेट करवाकर मैं किसी भी लड़के की जान खतरे में नहीं डालने वाला। अब तभी जारिम बताती है कि कुछ दिनों से शायद एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जारिम मना कर देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज उसने रेड जैकेट पहनी है और उसका हेयर कट बाउल है। वो यह सुनकर तुरंत ही जू के पास आ जाता है और कहता है कि जारिम ने मुझे बताया कि कोई लड़का आजकल उसका पीछा कर रहा है। जू यह सुनकर कहता है कि कौन है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जू कहता है कि वैसे मैं रोज उसके पीछे ही चलता हूँ, मैंने कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा। तभी वो बताता है कि अबे सुन ए आशिक, वो तू ही है जिसे जारिम स्टॉकर समझ रही है, और तो और उसे ये भी पता है कि आज तूने रेड जैकेट पहनी है और तेरा हेयर कट बाउल है। ये बात सुनकर जू परेशान हो जाता है। तभी मिन यहाँ पर आ जाता है और जू मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी जैकेट देने लगता है और उसका चश्मा खुद पहन लेता है। लेकिन मिंजी ने यह सब देख लिया था, वह सब समझ जाती है। जू कहता है कि मैं उसे जानबूझकर स्टॉक नहीं कर रहा, दरअसल मुझे उसके पैसे वापस करने थे, लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा। मगर मिंजी कहती है कि तुम जारिम को पसंद करते हो ना। मिंजी उसे चारों तरफ से देखती है और कहती है कि बोल जा, तेरा कोई भी चांस नहीं है, तुझ जैसे लड़कों को जारिम पसंद नहीं करती। जू कहता है कि फिर वो किस टाइप के लड़कों को पसंद करती है, लेकिन ये बात मिंजी को भी नहीं पता थी, क्योंकि जारिम ने आज तक किसी भी लड़के को डेट नहीं किया। ये बात सुनकर जू खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि जारिम को किस तरह के लड़के पसंद हैं। लेकिन मिंजी पूरी श्योर थी। वो कहती है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए उसे भूल जाओ। ये बोलकर वह चली जाती है। मिन भी सब समझ गया था कि जू अभी अपनी जैकेट देकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वह अपना चश्मा वापस लेता है और कहता है कि तुझे ये जैकेट कभी भी नहीं मिलेगी। यह बोलकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो जू से बोलता है कि कल ही उसके पैसे वापस कर देना, जितना लंबा तुम इसे खींचोगे यह चीज उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। अब इसके बाद अगले दिन दोबारा जू जारिम का पीछा करने लगता है। इस बार जारिम उसे देखकर भागती है और जू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी जारिम उसके सामने आ जाती है। वो जू को पकड़कर कहती है कि तू कौन है बे, और रोज मेरा पीछा क्यों करता है? जू उससे कहता है कि मैं वही हूँ जिसका उस दिन तुमने बस में किराया दिया था, मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने थे। जारिम को याद आ जाता है। अब इसके बाद जू जारिम को 1000 वॉन एनवलप में देता है और कहता है कि मेरा नाम जुयोंग है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जारिम उसे अपना नाम बताती है और जू कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास ही रहता हूँ, क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं। जारिम भी हाँ बोलकर जाने लगती है। तभी 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जो रात में जागकर उसी नोट पर वो सारी बातें लिख रहा था, जो बातें वो जारिम से मिलकर उससे कहना चाहता था। और अब जारिम को वह नोट देने के बाद वह सोच रहा था कि जारिम उसे पढ़ेगी, लेकिन जारिम बिना देखे उससे बस का किराया दे देती है और यह देखकर जू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब इसके बाद अगले दिन हम जारिम को उसके घर पर देखते हैं। जारिम की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम बलम होता है और दोनों बहनें सुबह उठते ही बाथरूम की तरफ भागती हैं और पहले जाने के लिए लड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जुयोंग परफ्यूम लगाकर तैयार हो रहा था और सोच रहा था कि आज तो मैं जारिम से अच्छी दोस्ती करके ही रहूंगा। इसके बाद जू और वू दोनों जारिम के साथ बस स्टॉप तक जाने लगते हैं। रास्ते में जू बार बार वू से जगह बदल कर कुछ कर रहा था। इसके बाद जैसे ही ये लोग बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो जू जारिम से उसका फोन नंबर मांगता है और जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है। जैसे ही जारिम उसे उठाने झुकती है तो जू उसके ऊपर कैंडीज की बारिश कर देता है और बताता है कि आज व्हाइट डे है और मैंने तुम्हारे लिए यह सब प्लान किया था, अपने बैग को भी चेक करो। जारिम देखती है कि उसके बैग में भी कैंडीज मौजूद हैं और यह सब जू ने रास्ते में चलते हुए जारिम के बैग में डाली थी। जारिम यह सब देखकर खुश नहीं होती और जू को बिना नंबर दिए फोन वापस करके बस में चढ़ जाती है। फिर स्कूल में जारिम की दोनों दोस्त इतनी सारी कैंडीज देखकर पागल हो जाती हैं। यहीं पर मिंजी कह देती है कि बेचारे जुयोंग को यह बात भी नहीं पता कि तुम्हें कैंडीज पसंद नहीं है। ये बात सुनकर जारिम कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये कैंडीज मुझे जू ने दी है। मिंजी बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जारिम समझ जाती है कि जू मुझे पसंद करता है और उसने यह बात सबको बता दी है। वह उठकर चली जाती है। वहीं पर जुयोंग अपने दोस्तों को बता रहा था कि कैसे उसने जारिम को कैंडीज दी थी। तभी मिंजी उसके पास भागती हुई आती है और बताती है कि मेरी गलती की वजह से जारिम को पता चल गया है कि तुम उसे डेट करना चाहते हो। लेकिन जू कहता है कि यह अच्छा ही हुआ। मिंजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तेरा कोई चांस ही नहीं है। अब तभी जारिम वहाँ से गुजरती है। जू यह देखकर उसे आवाज लगाता है और यह देखकर मिंजी तुरंत ही छुप जाती है। जू जारिम से कहता है कि तुम मुझे अपना नंबर देना भूल गई थी, अब दे दो, लेकिन जारिम उसे अवॉइड करती है और चली जाती है। फिर मिंजी दोबारा जू से कहती है कि भूल जाओ, तुम उसे कभी
डेट नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद अगले दिन फिर से सुबह ही जू जारिम के सामने आ जाता है। वो उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन जारिम भी उससे साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं तुझे बीच से काट दूंगी, लेकिन जू तब भी नहीं मानता। वह हर जगह गिटार बजाते हुए उसका पीछा करता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दे दो। जारिम गुस्से में आकर उसका गिटार फेंक देती है, लेकिन उसे जू के हाथ में चोट लग जाती है। जारिम उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना, मुझे दिखाओ। जू उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर उसने लिख रखा था कि मुझे अपना नंबर दे दो। जारिम गुस्से में जाने लगती है। वो वू से कहती है कि इसे मेरा नंबर दे देना। अब वो जू योंग को जारिम का नंबर सेंड कर देता है, लेकिन जू को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे खुद ही जारिम से बात करके नंबर लेना था। अब इसके बाद जू एक डॉक्टर के पास आता है और बताता है कि मुझे एक बीमारी हो गई है, मैं उस लड़की से अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं कर पा रहा। डॉक्टर उसे मारकर भगा देते हैं। तभी उसे जारिम आती हुई दिखाई देती है। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन जारिम पहले ही कह देती है कि मुझे बात नहीं करनी। यह बोलकर वो चली जाती है। अब इसके बाद जू उदास होकर बैठा होता है। बाहर बारिश हो रही थी और तभी वो जू के पास आकर बताता है कि जारिम आज अपना छाता लाना भूल गई है। ये सुनते ही जू को आइडिया आता है कि वो जारिम के साथ एक ही अम्ब्रेला में घर जा सकता है। उसके बाकी दोनों दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो जू को अपना अम्ब्रेला देते हैं, लेकिन तभी बियोंग कहता है कि क्या पता जारिम की दोस्त भी अम्ब्रेला लाई हो, फिर तो जारिम उनके साथ चली जाएगी। ये बात सुनकर जू अब वू से मदद मांगता है। कुछ समय बाद जारिम की दोनों दोस्त अपना अम्ब्रेला चेक करती हैं, तो वो वहाँ पर नहीं था और वो भी चुपचाप यहाँ से निकल लेती हैं। अब इसके बाद जाते समय जू अपना छाता लेकर जारिम के पास जाता है और कहता है कि क्या हम साथ में चलें, लेकिन जारिम पहले ही भाग लेती है। फिर वो मिंजी और आरम के अम्ब्रेला को उनके पास रखने लगता है, लेकिन मिंजी यह देख लेती है और आरम फाइटिंग में काफी अच्छी थी। आरम अब वू को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जू अब भी जारिम के पीछे जा रहा था। वो जारिम से कहता है कि हम एक ही अम्ब्रेला को यूज कर सकते हैं, लेकिन जारिम नहीं मानती और जाने लगती है। इधर आरम ने एक ही पंच में वू की नाक से खून निकाल दिया था, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। वहीं जू अब अपना अम्ब्रेला जमीन पर जारिम के आगे फेंक देता है और कहता है कि इसे अकेले यूज करो और घर तक चली जाओ। मैं नहीं आने वाला और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, लेकिन जारिम अम्ब्रेला नहीं लेती और उसे आगे ही फेंक देती है। कुछ देर बाद ऐसे ही अम्ब्रेला फेंकते हुए जारिम अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। जू भी नीचे आकर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब अम्ब्रेला खराब हो गया है, इसीलिए मैं भी घर नहीं जा सकता। अब तभी जारिम देखती है कि उसके पास उसका कार्ड नहीं है, इसीलिए वह अपार्टमेंट की बिल्डिंग में अंदर नहीं जा सकती। वहीं पर उसकी दोनों दोस्तों को जारिम का कार्ड जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वे उसे उठाकर अपने पास रख लेती हैं। यहीं पर जारिम भी अब जू के साथ ही बाहर खड़ी हुई थी। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और यह देखकर जू उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मेरा घर यहाँ से पास ही में है, वहाँ पर तुम अपना फोन चार्ज कर लेना। लेकिन जारिम मना कर देती है। जू गुस्से में कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें चाहे सर्दी लगे या फिर चाहे कुछ भी हो। यह बोलकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंजी और आरम आराम से रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, क्योंकि ये ट्रीट उन्हें वू ने दी थी और वू के दोस्त भी उसका लंबा चौड़ा बिल बनवाने के लिए खूब खाना खाने में लगे हुए थे। आरम कहती है कि हमें पहले जारिम के पास चलकर उसे उसकी कीज दे देनी चाहिए, वह बाहर खड़ी होगी। लेकिन मिंजी कहती है कि उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। यह बात सुनकर आरम समझ जाती है कि जरूर ऐसी बारिश में जू जारिम को अपने घर ले जाएगा और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जारिम अकेले खड़ी हुई थी। मगर तभी यहाँ पर जू वापस आ जाता है। वह अपने घर से जारिम के लिए कुछ कपड़े लाया था। जारिम कहती है कि तुम भीगे क्यों हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा अम्ब्रेला नहीं था क्या? जू कहता है कि हाँ, मेरे पास नहीं है, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो उसे लाना भूल गया। जारिम उससे कहती है कि वैसे तुम वापस क्यों आए हो? इस पर जू कहता है कि जाहिर सी बात, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये देखकर अब जारिम जू से कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो जाने वाली थी, लेकिन तभी एक आंटी बिल्डिंग के अंदर से निकल कर आती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और जारिम अंदर जा पाती है। लेकिन अब वो जू को भी अंदर खींचकर उससे कहती है कि 2 मिनट यहीं पर इंतजार कर। जारिम उसे अपने घर से अपना एक स्वेटर लाकर देती है जो कि गीला नहीं था और इसे पहनने के लिए कहती है। साथ ही जारिम उसे एक दवाई भी देती है ताकि जू को सर्दी न लगे, और जाने के लिए जारिम जू को एक अम्ब्रेला भी देती है और कहती है कि इस सब के बाद भी अगर तुम बीमार पड़ गए ना तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगी। यह बोलकर वो चली जाती है। जू अब खुश होकर जाने लगता है। वो जारिम के कपड़ों में जारिम की स्मेल को सूंघ रहा था। तभी यहाँ पर जारिम की बहन लिम आ जाती है। वो उसे देखती है और सोचती है कि यह कौन है। इसके बाद लिम ऊपर आकर जारिम से कहती है कि नीचे जो लड़का है वह तुम्हारा दोस्त है ना, आखिर तुमने उसे मेरी हुडी क्यों दी? जारिम उसे छेड़कर खुश होने लगती है और वहीं पर जू सोच रहा था कि यह स्वेटर जारिम का है। और इसी एंडिंग के साथ इस के ड्रामा के 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस के ड्रामा के आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करके हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।